हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स एट एज 30। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमें सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि आप सभी को बताया कि हम सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं आज उन सबको भी सजेस्ट करूंगी जो लोग सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो कहाँ से और किस तरह से अपनी तैयारी करें। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 6 सितंबर को, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास मैक्सिमम 1 मंथ है। वैसे तो 40-45 डेज़ हैं, बट हम लोग हाउस वाइफ हैं, जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के पास टाइमिंग बहुत कम होता है, हम फैमिली को भी देखना होता है और बहुत सी जिम्मेदारी होती है जिनको हम निभाते हुए अपनी स्टडी को टाइम कम दे पाते हैं। तो उसको देखते हुए हमारे पास मैक्सिमम टाइम 30 डेज़ समझिए कि हमारे 30 डेज़ हैं, यानी कि 1 मंथ है हमारे पास। तो उसके लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि हमें अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी है और हम कैसे नोट्स बनाएं, कहाँ से प्रिपरेशन करें, बस मैं आपको ये सब बताने वाली अपनी वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता है, चाहे हमारे 30 मार्क्स की CDP आती है, 30 मार्क्स का हमारा EVS आता है, 30 मार्क्स की हमारी हिंदी, 30 मार्क्स की इंग्लिश एंड 30 मार्क्स की मैथ्स भी होता है। तो मैथ एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है जिसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आता है, बट अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारा मैथ के जो कॉन्सेप्ट है ईजिली क्लियर हो जाएंगे। अगर हम 8th क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं या घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने, तो हम इजीली मैथ करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाती थी, मेरा उसके सपोर्ट से, उसको मैथ कराने से मेरा मैथ अच्छा हो गया था, क्योंकि मेरा मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं आउटसाइड के स्टूडेंट हूँ। तो उसकी हेल्प से, उसको पढ़ाने की, कुछ भी आप समझ लीजिए, मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया था। मेरे 20+ मार्क्स आए थे मैथ्स में। तो आई होप आप भी टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं घर में, या आप यूट्यूब चैनल की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आता। साथ में रहा EVS के मैंने बनाए थे अपने नोट्स, जो कि मैंने हिमांशी मैम के चैनल से बनाए थे। अगर आप चाहते हैं ये नोट्स स्टडी करना तो मैं इनकी वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूँगी। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, नीचे बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो मैं इसकी PDF आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने NCERT की बुक प्लस हिमांशी मैम के चैनल से बनाई है, और साथ ही साथ CDP की जो क्लासेस हैं, CDP हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस, उसकी क्लासेस के लिए आप हिमांशी मैम या सचिन सर की क्लासेस से अपना पेपर 1 क्लियर कर सकते हैं। और हिमांशी मैम ने अपने टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल के नीचे अपने जो डिस्क्रिप्शन लिंक होता है उसमें अपने नोट्स को शेयर किया हुआ फ्री PDF, जो कि फ्री PDF है। बहुत पतले से नोट्स हैं जो आपको इजीली आप 1 डे में इजीली प्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप उन नोट्स को 2-3 दिन रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका पेपर 1 इजीली क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर 2 की बात, पेपर 2 में आप लोग कोई भी सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होता। CDP बस इतना अंतर होता है कि जो उसमें कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं पेपर 2 में। जैसे पेपर 1 आता है ऐसे पेपर 2 आता है। पेपर 2 में CDP 30 मार्क्स की, हिंदी 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की हमारी इंग्लिश एंड 60 मार्क्स का SST आता है। SST का जो मार्क्स रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। 60 मार्क्स का, 40 मार्क्स का उसमें कंटेंट आता है, 20 मार्क्स की उसमें पेडागोजी आती है। तो CDP हम सचिन सर से या हिमांशी मैम से क्लियर कर सकते हैं, और हिंदी भी सेम सचिन सर, हिमांशी मैम बेस्ट टीचर, जो आपको अच्छा लगे आप रेगुलर एक टीचर को देखें, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आपका CDP और हिंदी होस्ट चैनल से क्लियर जाएगा। और हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा है कि प्रैक्टिस मांगता है, उसके नोट्स बनाने की ऐसी नहीं ज़रूरत नहीं है। साथ में आप PY लगा सकते हैं। CTET के एग्जाम में PY को बहुत मायने रखता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे एग्जाम को क्रैक करने में। रहा CDP का SST का हमारा पार्ट, तो SST में जिन लोगों के पास मैथ साइंस है वो लोग देख सकते हैं, किसी भी चैनल से आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे को नॉलेज है SST की, क्योंकि आर्ट साइड के स्टूडेंट्स के लिए SST आती है, तो 40 मार्क्स का जो कंटेंट है, 20 मार्क्स की पैडागोजी में हमारी CDP के सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा हेल्प करेगा। साथ में रही CTET की SST की, तो SST की जो पेपर 2 है उसमें आपको अगर टीचर्स ऐड है, जो सनी सर हैं, वो उनकी क्लासेस मुझे बेस्ट लगती हैं। ये कोई प्रॉमो नहीं है किसी भी चैनल का, बट मैं खुद उनकी चैनल से अपनी स्टडी कर रही हूँ, और मैं पहले भी जो एग्जाम के लिए कराया मैंने उन्हीं के चैनल से कराया। आपका एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे से छोटा डाउट है, वो आप SST के जो टीचर्स अड्डा के सनी सर हैं, आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मैं अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगी भी कि वो किस तरह पढ़ाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर करते हैं। साथ में जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने हाजिर हूँ मैं। सीटेट पेपर 2 SST और SST पेडागोजी, ठीक है, लगता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? ठीक, the boundaries of discipline that makes up social science need to be opened up and a plurality of approaches may be applied to understand a given phenomenon. What is the approach called? परिबद्ध ज्ञान, वैज्ञानिक जांच और पूछताछ, उपयोगितावाद या फिर अंतर अनुशासनिक चिंतन, यानी इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि जब हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं, जब हम SST को पढ़ते हैं, मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जल, वाटर, तो अगर हम वाटर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि इसको समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता है।
तो हम वाटर को पढ़ने के लिए प्राचीन भारत में जल की व्यवस्था सकते हैं, सुदर्शन झील का इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। फिर आपको ये बताना होगा कि जल में जो भौगोलिक है, जल के टॉपिक के लिए जो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है वो कहाँ से मिलेगा, तो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट के लिए आपको वाटर साइकिल समझाना पड़ता है, ठीक। और अगर आप जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप ज्योग्राफी में भी जल संरक्षण की बात करते हैं। जब आप जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके सोशियो इकोनॉमिक की बात करते हैं, यानी आपने एक ही टॉपिक के अंदर हिस्ट्री का भी प्रयोग किया, ज्योग्राफी का भी प्रयोग किया और उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का भी प्रयोग किया। तो कह रहा है इसी तरह के बहु उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी अप्रोच को क्या कहा जाता है, तो हम ऐसी अप्रोच को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग? अंतर अनुशासनिक चिंतन का मतलब क्या है, या अंतर विषयक उपागम का मतलब क्या है कि आप किसी भी विषय को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, या पिछले क्लास के आपकी इतिहास की किताब में आपने ये बात पढ़ी होगी। तो जब आप 8th में आते हो तो आप 7-6 में जो पढ़े हो उनका उपयोग करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि सोशल साइंस में एसएसटी का जो करिकुलम होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए स्पाइरल, यानी सर्पिल होना चाहिए। सर्पिल यानी जो आपने पहले पढ़ा वो आगे भी काम आ रहा है, तो आपका जो नॉलेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में और आगे आने वाले क्लासेस में क्या हो रहा है, वो एक स्पाइरल नॉलेज की तरह चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो हम अप्रोच चुनते हैं वो क्या चुनते हैं? अंतर अनुशासनिक चिंतन चुनते हैं, ठीक है। बाउंडेड नॉलेज है नहीं, हम किसी सब्जेक्ट से बाउंड नहीं है कि अगर हम ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ज्योग्राफी की बात करेंगे, नहीं। जब हम सप्तऋषि की बात करते हैं, सप्तर्षि मंडल की बात करते हैं, तो हम उन 7 ऋषियों के बारे में भी बात कर सकते हैं जिनके आधार पर उसको नाम दिया गया। तो बाउंडेड नॉलेज नहीं है और साइंटिफिक इंक्वायरी भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको मल्टी अप्रोचेज अपनाने पड़ेंगे। आपको क्या अपनाने पड़ेंगे? आपको मल्टी अप्रोचेज अपनाने पड़ेंगे, प्लूरलिटी ऑफ अप्रोचेज अपनाने पड़ेगा। और ना ही ये उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट का फायदा क्या होगा। तो सिर्फ इसलिए तो नहीं पढ़ा जा रहा ना कि इसका फायदा क्या है, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए हम अगर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पे, इसीलिए जब स्कूल में पढ़ाया जाता है एकेडमिक अप्रोच इसी को बोली जाती है, ठीक है। जब हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच में आते हैं तब हम वो चीजें पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में हमसे क्या होती हैं, पूछी जा सकती हैं। तो पहला सवाल मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमने पीछे डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि विशेषण दिया होता है कि उसमें क्वेश्चन जो आंसर है वो गलत क्यों है और सही क्यों है, आप उन वाक्यों को जरूर पढ़िएगा। साथ में जो आप कौन से अपने प्रिपेयर को कर रहे हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चन आपके हो रहे हैं उनको मार्क करते चलिएगा। उससे पता चलेगा जब दोबारा प्रैक्टिस करेंगे कि वो क्वेश्चन जो हो रहे हैं गलत क्यों हो रहे हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर उनको यूट्यूब चैनल की हेल्प से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि आपके डाउट कौन से क्लियर नहीं हो रहे और उसमें क्या आपको इशू हो रहा है जो आपको वो क्लियर नहीं हो रहे। तो आई होप आप सभी को जो मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको हेल्पफुल हो, आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला। आपको अगर कोई भी सीटेट से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी या कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।